नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट सिद्ध एसबी में। दोस्तों बात करूंगा एलआईसी के आईपीओ पे। वैसे मैं आईपीओ पे कभी डिस्कशन नहीं करता, कुछ नहीं करता, चर्चा नहीं करता, क्योंकि मैं आईपीओ को तवज्जो ही नहीं देता। लेकिन बहुत चर्चित आईपीओ है। सरकार समय समय पे काफ़ी कुछ एलआईसी के आईपीओ को लेके करती आई है और मेरे काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन भी थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं एक वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा एलआईसी के आईपीओ में क्या हो सकता है। मेरे काफ़ी दोस्त ये भी समझ रहे हैं कि क्या ये स्कैम है। दोस्तों एलआईसी या कोई भी आईपीओ स्कैम नहीं होता और ना ही आपको स्कैम समझना चाहिए। बट हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से 3-4 बार वैल्यूएशन को कर्टेल किया गया है, जो सभी सोच रहे हैं कि शायद कुछ इसमें बड़ा होने वाला है। लेकिन एलआईसी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एलआईसी क्या है? 30 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर है। 15 लाख 13 से 15 लाख जो है इनके एजेंट्स हैं, जिसमें से काफ़ी एक्टिव एजेंट्स भी हैं जो इनके नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। और 55% जो है इनका जो नेटवर्क है वो खाली एजेंट्स के ऊपर है। तो सबसे बड़ी फोर्स जो है एजेंट्स की वो इनके पास है। इसके अलावा 64% का मार्केट शेयर है जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम है फाइनेंशियल ईयर 21 की मैं बात कर रहा हूँ। $5.7 ट्रिलियन जो इनका टोटल इंश्योरेंस सेक्टर का प्रीमियम है, उसमें से 3.8 ट्रिलियन जो है वो इनके खाते में है, तो काफ़ी अच्छा है। असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है इनके 39.55 ट्रिलियन है, जो 3.3 टाइम्स हैं जो टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट है जो प्राइवेट कंपनी के और म्यूचुअल फंड के। और एलआईसी ने जो लिस्टेड शेयर है उसमें 4% की जो है हिस्सेदारी बनाई हुई है, जो एनएसई का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो सबसे बड़ा आईपीओ है। बट सबसे बड़ा आईपीओ होने का मतलब क्या है और क्या हो सकता है? एलआईसीओ जो एलआईसी है, एक बात आप समझिए, इंश्योरेंस, मैंने एलआईसी की एक भी पॉलिसी नहीं की है और मैं मेरे से जो भी बात करता है मैं यही बात कहता हूं, एलआईसी मत करवाओ। ये इनका कहना है मरने के बाद भी, मरने के साथ भी, शायद कुछ इस टाइप का है। लेकिन अगर हमारे मरने पे ही पैसा मिलना है और हमने अपनी जिंदगी को अगर सिक्योर करना है, अपनी फैमिली वालों के लिए सिक्योर करना है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वहां पे एलआईसी अभी जो है वो इतनी बढ़त नहीं बनाए हुए। सेकंड, मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं एलआईसी में या इंश्योरेंस कंपनीज में, वो डिजिटल पे ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। आपने देखा होगा जितने आपके पॉलिसीज हैं, जो कंपनी पॉलिसीज बेच रही हैं, वो आपको हर जो है मेजर प्लेटफॉर्म में जो पॉलिसी के इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म हैं, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, इस टाइप के, वहाँ पे मिलेंगी। लेकिन एलआईसी की वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है। थर्ड, जो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो किस पे रिलाई कर रही हैं? वो वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे रिलाई कर रही हैं और वहां से प्रीमियम कलेक्ट कर रही हैं। या इस केस में एलआईसी मैक्सिमम जो शेयर है लाइफ इंश्योरेंस का है। अभी तक सरकार क्या करती थी, लाइफ इंश्योरेंस के जो पॉलिसी होल्डर्स को काफी सारी रियायतें देती आ रही थी और आने वाले समय में आपने देखा कि रियायतें कम हो रही हैं। सेकंड, एलआईसी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले तक जो अपने पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट देती थी, वो अब काफी हद तक जो है वो कम हो चुका है। तो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, सिवाय इसके कि अभी भी नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मैंने काफी लोगों से बात की, काफी लोगों से मैं बात करता हूं, मैं जिस भी गवर्नमेंट मुलाजिम से बात करता हूं उनको एक ही बात लगती है कि ठीक है हमें पैसे बचाने हैं तो एलआईसी ले लेते हैं। उनको अभी तक टर्म प्लान के बारे में और एलआईसी के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है। टर्म प्लान एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपने एलआईसी को एक पॉलिसी उठाई है, 50,000 रुपया प्रीमियम दे रहे हैं और पॉलिसी की वैल्यू है से 10 लाख 15 लाख रुपया, मेच्योरिटी वैल्यू बेशक उसकी 15 लाख की 15 साल के बाद 30 लाख मिलेगी। लेकिन अगर आप टर्म प्लान उठाते हो, वही पैसा आपको 15,000 रुपया, 50,000 के बदले में मात्र 15,000 रुपये में आपका 1 करोड़ का टर्म प्लान खड़ा हो जाएगा और 35,000 रुपया आप किसी भी प्लान में डाल सकते हो, डायरेक्ट शेयर भी खरीद के रख सकते हो और जो वहां पे एप्रिसिएशन आपको मिलती है वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एलआईसी। इसलिए आपने देखा आज जो यूथ है, जो आज का युवा है, वो टर्म प्लान पे ज्यादा जो है फोकस कर रहा है और कंपनीज भी, मैक्सिमम कंपनीज मैंने देखी है टर्म प्लान पे जो है फोकस करती हुई नजर आ रही हैं। अब एलआईसी का जो प्राइस बैंड है वो तकरीबन अगर अपर लिमिट देखें तो 949 रुपीज का और
6 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन पे जो है आईपीओ आ रहा है, अट्रैक्टिव है। बट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज और की है, जो 60 रुपए का, सभी को ये बात पता है, 60 रुपए का जो डिस्काउंट है वो पॉलिसी होल्डर को, और 45 रुपीज का जो है वो बीडर्स को दिया है, अप्लाइंग अंडर द एम्प्लॉय कैटेगरी। रिटेल वालों को जो है बेनिफिट देने की कोशिश की गई है, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई अभी अलग से बेनिफिट नहीं अनाउंस किया गया, और इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा अभी नहीं। रीजन सिंपल है, इंस्टीट्यूशन तो जिस भी रेट पे होगा उस रेट पे खरीदेंगे। अगर उनके लिए 1050 1200 का भी रेट होता तो वो भी खरीद लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी गवर्नमेंट के कहने पे चलते हैं, और जहां रुचि सोया जैसा एफपीओ सक्सेसफुल हो सकता है तो वहां इस आईपीओ की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब 100% सब्सक्रिप्शन क्या 3 से 4 गुना मेरे अनुमान के मुताबिक जो आईपीओ ये भरेगा, और शायद ज्यादा भी भर सकता है, क्योंकि रिटेलर जो है वो आपको पता है कि हर आईपीओ पे उसको लेने का रुझान रहता है। एक चीज का ध्यान रखा गया है, जो पेटीएम की वजह से या जिस हिसाब से बाकी शेयर पिटे हैं और ये शेयर ना पिटने पाए, उसके लिए क्या किया गया, रिटेल को लुभाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां पे जरूरत क्या पड़ी वैल्यूएशन कम करके आईपीओ लाने की, क्योंकि सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए, परिस्थितियां चेंज हो गई। सबसे बड़ी बात, सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो सबसे पिछड़ रहा है। अब एलआईसी के जरिए सरकार ये कोशिश करना चाहती है कि उसका कुछ डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। और इंपॉर्टेंट बात, जो कोई चीज किसी ने जो है नोट नहीं की, 5% जो मिनिमम स्टेक सरकार ने बेचना था स्पेशल परमिशन लेके 3.5% स्टेक बेच रही है। क्यों बेच रही है? क्योंकि 6.5% जो 6.5% पीछे रहेगा जब मार्केट कंडीशंस ठीक होंगी, जब एलआईसी का आईपीओ लोगों के हाथ में आ जाएगा, जब लोगों के हाथ में शेयर आ जाएंगे, जब इस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, सब कुछ होगा, और तब सरकार जो है बाकी का आईपीओ लाएगी, एफपीओ के माध्यम से जो है बाकी का स्टेक ऑफलोड करेगी, और शायद वो आपका 2250 के रेट पे या 3000 के रेट पे भी होना चाहिए। दूसरी, इसके प्राइस को क्यों कम किया गया? पहले तो बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी, 2100 का प्राइस जो है वो बताया जा रहा था, करते करते आज 900 रुपीज के लगभग आ गया। सिंपल, किसी भी कंडीशन में ये सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के मुताबिक 31 मार्च 2022 को जो साल खत्म हुआ है, 13,556 करोड़ की मात्र डिसइन्वेस्टमेंट की जो राशि है सरकार को मिली, जबकि सरकार का टारगेट था 1.75 लाख करोड़ रुपीस। और जब से सेकंड टेन्योर शुरू हुआ है मोदी सरकार का, मैक्सिमम जो भी इनका डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो पूरा ही नहीं हुआ। तो परिस्थितियां चेंज हो गई, ग्लोबल कंडीशन चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। सबसे बड़ी बात, सस्ता इशू देंगे, रिटेल टूट के पड़ेगा, रिटेलर को और बेनिफिट दे दिया तो रिटेल को लगेगा मेरे पास तो यही कमाई हो गई, यही मेरा मुनाफा हो गया। और अभी ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम सुधर है, जहां 2 दिन पहले तक 72 रुपीज प्रीमियम चल रहा था और आज 92 रुपीज चल रहा है। और जब आईपीओ ओपन होगा ये शायद 110-15 रुपये हो जाए। मेरे मुताबिक मेरा मानना ऐसा है कि अगर 900 रुपये के हिसाब से शेयर मिल रहा है और अगर आप इसको डिस्काउंट भी मिला देंगे पॉलिसी होल्डर का, तो ये 850 रुपये तक पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, या 960, 70, 80 कुछ 860, 70, 80 कुछ इस तरह से मिलेगा। अपर बैंड पे चला जाएगा, वहां से भी अगर आप डिस्काउंट निकाल दोगे तो ये तो शुद्ध मुनाफा हो गया। और अगर 100 रुपया भी प्रीमियम पे ओपन हो गया, जो हो सकता है अगर मार्केट कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, यहां पे सरकार ने थोड़ी सी ट्रिक खेली है कि अगर मार्केट मई महीने की एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, अगर थोड़ी सी मार्केट शुरू में खराब हो जाती है, थोड़ी सिनेरियो खराब हो जाते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व का कुछ ऐसा बयान आ जाता है जिससे 3, 4, 5, 7 दिन मार्केट सेंटीमेंट खराब हो जाता है, तो लिस्टिंग तक वो सेंटीमेंट फिर से सुधरेगा, वर्ल्ड की मार्केट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएंगी, नया पैसा अगर मार्केट में आ जाएगा, तो जब इसकी लिस्टिंग होगी 17 तारीख को, तो शायद एक अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होने की इसको कोशिश की जाएगी। अच्छी लिस्टिंग प्राइस पे अगर लिस्ट हो गया तो इन्वेस्टर्स के लिए मुनाफा है। एक चीज और जो मुझे समझ में आई वो ये आई कि आईआरसीटीसी की जिस हिसाब से शेयर ने दौड़ लगाई थी, जिस हिसाब से सब कुछ हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से आईआरसीटीसी जो एक सरकारी कंपनी है उसने मूड बिगाड़ा है, इन्वेस्टर्स जो है अब आईआरसीटीसी से भी डर रहे हैं। तो उस चीज को मद्देनजर भी सरकार ने रखा है और इसकी जो वैल्यूएशन है अच्छा अट्रैक्टिव किया है। 10 रुपए का शेयर अगर 910 रुपए पे या 900 रुपए पे मिल रहा है, नॉट ए बैड डील। तो अगर आप निवेशक हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
बैंक जो है ये तकरीबन 5-6% जो है ब्याज देता है साल का। जी हाँ, साल का। और अगर ये शेयर आपको जो है डिस्काउंट पे मिल रहा है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो लिस्टिंग में ज़्यादा नहीं है तो 10-1% मुनाफा भी हो जाएगा, तो जो साल का ब्याज है वो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और एक बार के लिए अगर ऊपर ओपन हुआ तो ये थोड़ा सा अपने इशू प्राइस के आसपास भी आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी बात नहीं है। ये अगर 300-400 रुपए के प्रीमियम पे या डबल भी लिस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है, यहां कुछ भी संभव है। लेकिन इशू प्राइस से बिलो जाएगा ऐसी अभी संभावना नहीं है, लेकिन कल को वर्ल्ड की परिस्थितियां चेंज हो जाए, शेयर मार्केट की परिस्थिति चेंज हो जाए, लिस्टिंग के टाइम पे काफी कुछ वर्ल्ड मार्केट में बुरा ना हो जाए, तो अभी उसका कहना जो है काफी जल्दबाजी होगी। अगर आप निवेशक को लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहते हो, LIC का IPO एक विकल्प हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल के लिए लेना चाहते हो, आपका वो विजन है, तो दोस्तों उस केस में कुछ भी पकड़ लीजिए, रुचि सोया पकड़ लीजिए, अदानी विल्मर पकड़ लीजिए, ये शायद फिर चल जाएंगे अगर सेकंड क्या थर्ड टेन्योर में भी मोदी सरकार वापस आई तो। और LIC का IPO कितना सक्सेसफुल होगा 3 साल के बाद, इस पे आप टाइमली रिव्यू जो है देखते रहिए, लेते रहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर खुलते मुनाफा मिले तो एक बार के लिए बुक करके शांति से जरूर बैठिएगा। तो जो समझ में मुझे LIC की IPO पे आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल, कोई शंका रहती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट बात, ये कोई स्कैम नहीं है। वैल्यूएशन को कम करके अगर सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा करना चाहती है तो बड़ी अच्छी बात है। 20-21 हजार करोड़ अगर इनको 3.5% स्टेक बेचने से मिल जाता है और बाकी का 6.5% अगर परिस्थिति चेंज होती है, ऊपर के रेट में बिकता है, इनका 1500-2000 के रेट पे जाता है जो इनका ओरिजिनल टारगेट था। इसीलिए अभी मार्केट की नब्ज को टटोलने के लिए, पकड़ने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, लोगों को फ्यूचर के सपने दिखाने के लिए ये सारा जो है एक सिस्टम रचा गया है ताकि LIC पे लोगों को फेथ आए, रिटेल इन्वेस्टर को फेथ आए, और बाकी जिस पे रिटेल को फेथ आता है फिर वो कंपनी कहीं से कहीं पहुंच जाती है। रुचि सोया की एग्जांपल आपने देखी है, कैसे बाबा रामदेव ने पूरी की पूरी कंपनी फ्री में बिना कुछ पूंजी लगाए हुए खड़ी कर ली। अपने जेब से उनका हींग लगी ना फटकरी, रंग भी हो गया चोखा। आज की डेट में जो है एक अच्छी कंपनी के मालिक बन चुके हैं। वैल्यूएशन 40-50 हजार करोड़ की कमांड करी, आने वाले समय में 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन भी हो सकती है। सब कुछ इसलिए क्योंकि रिटेल का जो है रुचि सोया पे हाथ आ गया, प्यार आ गया, दिल आ गया। और जिस पे रिटेलर का दिल आता है फिर वो कंपनी LIC और रुचि सोया या कोई भी घिसी पीटी कंपनी है वो तो सक्सेसफुल होगी। रिटेलर को अपने लिए पैसा सिर्फ बनाना नहीं आता, बाकी ये सबके लिए पैसा बनाने में जो अपना योगदान देते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि जो 3.5% का स्टेक अभी सरकार इसमें बेचेगी और जो बाकी का 6.5% का स्टेक है अगर वो आपका डबल प्राइस पे जाए तो जो सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है LIC का 1 लाख करोड़ प्लस का, वो जो है रिटेलर नैया पार करवाते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप विश्वास कर सकते हो LIC पे, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो वो कर सकते हो अगर आप खाली IPO पे विश्वास रखते हो तो। और मैं एज यूजुअल बिल्कुल भी IPO में पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं IPO का खिलाड़ी नहीं हूं। हम हैं ऑप्शंस के खिलाड़ी, ऑप्शंस ही समझ में आती है और ऑप्शंस ही प्ले करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो में ही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पूरा क्लैरिटी से समझ आ गया होगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन LIC एंड वेदर यू शुड अप्लाई इट फॉर और नॉट। एंड मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।